नुदरत के पास जाते हुए मुझे 7 रोज हो गए थे। इन 7 दिनों में हमने दुनिया भर की बातें की, लेकिन मैंने जानबूझकर शादी के मौजू को नहीं छेड़ा था। अब मुझे कुछ कुछ उम्मीद होने लगी थी कि मैं इस अलमिया से पर्दा उठा सकूंगा। मैं उसकी बातें बड़े सुकून और तवज्जो से सुनता था, और उसकी उन बातों से मुझे उसके बारे में अंदाज़ा लगाने में आसानी होती थी। हर शाम एक नई नुदरत से मेरी मुलाकात होती थी। एक दिन ये जानकर मुझे हैरत हुई कि वो मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट याफ्ता है। इस सिलसिले में एक दिलचस्प वाकया मुझे सुनाया। ये उन दिनों की बात है जब मैं नई नई स्टेज पर आई थी और मैंने अभी 2-4 ही परफॉर्मेंस दी थी। मैं मकबूल होना शुरू हो गई थी। एक जान पहचान वाले शख्स ने उसे घर तक पहुंचाने की ऑफ़र की। मैंने ये पेशकश बिला झिझक कबूल कर ली। उस वक्त रात का 1 बजा था। मैं उनके बगैर कहे उनकी गाड़ी में अगली सीट पर उनके बराबर बैठ गई। उनकी पेशकश को बिला झिझक कबूल करने और अपनी मर्जी से अगली सीट पर बैठ जाने और मेरे तन्हा होने ने शायद उनको गलतफहमी में मुब्तला कर दिया। उन्होंने अपने अज़म में यकीनी कामयाबी होते महसूस की। सड़क सुनसान थी। अभी हम आधे रास्ते में थे कि गियर बदलते उनका हाथ जरा सा बहका। मैंने फ़ौरन ही उनसे गाड़ी रोकने की दरख्वास्त की। उन्होंने फ़ौरन ही गाड़ी रोक ली और मेरे अज़ाइम का कतन अंदाज़ा न कर पाए। मैंने बैठे बैठे उनका हाथ पकड़ा। उनकी बाँछें खिल गईं। एक बार फिर उन्होंने मेरे बारे में गलत अंदाज़ा लगाया। दूसरे लम्हे उनके मुंह से एक कर्रा निकली और उनका हाथ कंधे से उतर गया। मैं गुस्से से बिफरी गाड़ी से उतरी। उस वक्त मैंने ये भी ना सोचा कि घर कैसे जाऊंगी। इत्तेफाक से उसी वक्त एक टैक्सी वहां से गुजरी। मैंने हाथ देकर उसे रोका। बड़ी बड़ी मूंछों वाले ड्राइवर ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। फिर मुझसे पूछा कि कहाँ जाना है। मैंने उसे अपना पता बताया और वो चलने के लिए फौरन ही राजी हो गया। टैक्सी की पिछली सीट पर बैठते बैठते मैं रुक गई, इस ख्याल से कि ये टैक्सी वाला मुझे ऐसी वैसी न समझ ले। मैंने ज़रा फासले पर खड़ी गाड़ी और उसमें बेहोश पड़े आदमी का जिक्र कर दिया। इस जिक्र ने टैक्सी ड्राइवर के होश उड़ा दिए। अपने दिल में अगर वो बुरे ख्याल लाया भी होगा तो वो बुलबुले की तरह बैठ गया, और इस तरह एक तन्हा लड़की को रात के 1 बजे उस टैक्सी ड्राइवर ने बाहिफाजत उसके घर तक पहुंचा दिया। कहिए, है ना हैरत की बात? खैर, बात तो हैरत की है, लेकिन वो साहिब थे कौन, ये ना पूछें। मुझसे अपना हाथ तोड़वाकर बाद में वो बहुत पशेमान हुए। मुझसे टेलीफोन पर मुआफ़ी मांगी और अब खैर से हज करने गए हैं। मैंने उसी वक्त उनका नाम राज में रखने का अहद कर लिया था। मेरा ख्याल है कि आप मेरा अहद तोड़ने पर मुझे मजबूर नहीं करेंगे। मैंने उसे उसका अहद तोड़ने पर मजबूर ना किया और ख़ुद ही दिल में अंदाज़ा लगाता रहा कि वो कौन शख्स हो सकता है, लेकिन अंदाज़ा न लगा पाया। इसलिए कि इस शहर में करोड़पतियों की तादाद महदूद तो नहीं। नाजायज़ कारोबार के इस दौर में जिस पर नज़र डालो वही करोड़पति निकल आता है। ड्राइंग रूम में लगी उस रीछ और औरत की तस्वीर पर जब भी मेरी नज़र पड़ती तो जिस्म में सनसनी सी दौड़ जाती। फौरन ही अपने फोटोग्राफर इरशाद भाई का जुमला दिमाग में हथौड़े बरसाने लगता। खुदा की कसम, ये लड़की ख्वाहिशों की मारी है, इंतहाई गैर मामूली ख्वाहिशों की दिल दाता, एकदम फ्रॉड। लेकिन मेरे मुशाहिदे में अब तक कोई ऐसी बात ना आई जिससे उसका गैर मामूली होना साबित होता, ख़ास तौर पर जिन्स के मसले पर। एक दिन आसिफ ने उसके बारे में जो बात बताई उससे भी उसकी ख्वाहिशों का मारी होना मालूम ना हुआ। वो अगर ख्वाहिशों की मारी होती तो वो सब कर गुजरती जिसकी उसे तरगीब दी गई थी। आसिफ ने गालिबन ये वाक़या मुझे पेशबंदी के तौर पर सुनाया था कि मैं अपने बढ़ते हुए ताल्लुकात को एक हद में रखूं। ये बात मैंने गिरह से बांध ली थी। वैसे भी मुझे हुदूद तोड़ने की आदत नहीं। ये उस वक्त की बात है जब नुदरत से मेरे ताल्लुकात बहुत गहरे थे, इतने गहरे कि हमें एक दूसरे को देखे बिना चैन नहीं आता था। अगरचे वो मेरे बैंक में ही थी, इसके बावजूद वो दिन में 1-2 बार मेरी सीट पर ज़रूर आती और इसी तरह मैं भी उसकी सीट पर 1-2 बार ज़रूर आता। बैंक से हम एक साथ ही निकलते और घरों का रुख करने के बजाय इधर उधर घूमा करते। रात को मैं उसे उसके घर छोड़ता और फिर मैं अपने घर का रुख करता। अपनी बीवी को देर से आने के मुख्तलिफ बहाने भी कर देता। नुदरत खुद मुख्तार थी, उसे पूछने वाला कोई ना था। इस तरह हमारा शाम का वक्त समंदर के किनारे, होटलों और पार्कों और सिनेमाओं में गुजर रहा था। नुदरत ये जानने के बावजूद कि मैं शादीशुदा हूँ और अपनी बीवी से मुतमईन, वो दिन ब दिन मुझसे क्लोज होती जा रही थी। मैं भी उसके हुस्न की रानाइयों में गुम होने लगा था। एक रात जब हम कोई अंग्रेजी फिल्म देखकर घर लौटे तो उसके घर पर ताला लगा हुआ था। उसकी छोटी बहन पड़ोस में घर की चाबी देकर खाला के यहाँ चली गई थी। मैं उसे तन्हा देखकर रुक गया और उसने भी कोई तरद्दुद ना किया। उस रात उसने मुझे ढेर सारे गाने सुनाए।
पुरलुत्फ बातें की और हम देर तक ताश के पत्तों में उलझे रहे। जब मैं हद से तजावुज़ करने लगा तो एक झटके से मुझसे अलग हो गई और बड़े सर्द लहजे में बोली कि इस तरह की मंजिलें तवाइफ पार करती हैं या बीवी। तुम जानते हो कि मैं तवाइफ हूं और ना तुम्हारी बीवी। ये सब कुछ करना है तो अपनी बीवी को तलाक दो और मुझसे शादी कर लो। उसके इस जवाब ने मुझे पसीने में शराबोर कर दिया और उस दिन के बाद हमारे ताल्लुकात की नौइयत बदल गई। हमारे दरमियान से जिन्स गायब हो गई। ये वाक़या इस बात पर दलालत करता था कि नुदरत बड़े ठोस किरदार की मालिक है। ख्वाहिशों की मारी होती तो जज्बात के रेले में कहाँ की कहाँ पहुँचती। एक शाम हस्बे मामूल उसके घर पर मैं मौजूद था। हम बड़ी खामोशी से शतरंज खेल रहे थे कि उसने मोहरा चलने से पहले सर उठाया, मुझे चमकती निगाहों से देखा और गैर मुतवक्के अंदाज में बोली, आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? ये सवाल इतना अचानक था कि एक लम्हे को मैं खाली उस सहन हो गया। मुझे फौरन ही कोई जवाब न सूझा। मैंने खानों में रखे मोहरों को बगौर देखा, उसकी मुतवक्के चाल और गैर मुतवक्के सवाल का जायजा लिया और फिर बड़े यकीन से बोला, जी हाँ, मैंने मोहब्बत की है। लेकिन आखिर में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि दुनियावी तमाम मोहब्बतों में सबसे अफजल खुदा की मोहब्बत है। बाकी तमाम मोहब्बतों में खसारा ही खसारा है, जबकि खुदा से मोहब्बत करने में कहीं से भी कोई नुकसान नहीं। मुझे पूरी तवक्को थी कि मेरे इस नासिहाना जवाब पर वो लाहौल पड़ेगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। मेरी हसरत मन ही मन में रही। मेरे इस जवाब ने उसे सोच में मुब्तला कर दिया और फिर उसने धीरे से खतरनाक चाल चलते हुए कहा, शायद आप ठीक कहते हैं। नुदरत उस वक्त उस शहर की मकबूल गुलकारा थी। मौसीकी का कोई प्रोग्राम उसके बगैर सूना सूना लगता था। लुत्फ की बात यह है कि इतनी मकबूलियत के बावजूद उसने आज तक किसी परफॉर्मेंस का एक पैसा भी ना लिया था। अगर वो चाहती तो हज़ारों रुपए एक प्रोग्राम के वसूल कर सकती थी। आप प्रोग्राम करने के पैसे क्यों नहीं लेती? मैंने पूछा। इसलिए कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं शौकिया गाती हूँ। जब मेरा जी चाहेगा गाना छोड़ दूंगी। गाना तो आप पैसे वसूल करके भी छोड़ सकती हैं, आपको कौन रोक सकता है? रोकेगा तो खैर कोई नहीं, लेकिन मुआवजा लेकर गाने से वाबस्तगी बढ़ जाती है। फिर ये मेरा शौक़ ना रहेगा, पेशा बन जाएगा, और पेशा मैं इसे बनाना नहीं चाहती। मुआवजा ना लेने का एक और फ़ायदा है कि मैं अपनी मर्ज़ी से 10 प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम मुंतखब करती हूँ और उस इदारे का सरबराह मुझे घर से लेकर जाता है, फिर वापस छोड़कर भी जाता है। प्रोग्राम के दौरान भी मेरा खासा ख्याल रखा जाता है। एक बात और बताऊं आपको, मुझे पैसे से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं। बैंक से मुझे इतने पैसे मिल जाते हैं कि मेरा और मेरी बहन का खर्च बहुत आसानी से चल जाता है। फिर क्या ज़रूरत है पैसे के पीछे दौड़ने की? एक रोज़ एक और अजीब वाक़या पेश आया। हम लोग शतरंज खेलने के बाद चाय पीने में मसरूफ़ थे कि नुदरत ने अपनी प्याली बड़ी उजलत में मेज़ पर रखी और अपने पाँव समेट कर सोफे पर रखे। फिर गठरी बनकर थर थर कांपने लगी। उसके मुंह से घुटी घुटी चीखें निकल रही थीं। मैं अभी ये अंदाज़ा करने की कोशिश ही कर रहा था कि यह किस किस्म का दौरा है कि दरवाजे पर सरवत नमूदार हो गई। उसके हाथ में सैंडल थे। वो ड्राइंग रूम में चारों तरफ नज़रें घुमाते हुए बोली, आप ही कहाँ हैं? वो नुदरत ने बदस्तूर कांपते हुए एक तरफ इशारा किया। सरवत हाथ में सैंडल पकड़े उस तरफ बढ़ी। उसने बड़ी तेजी से इधर उधर कुछ तलाश किया और फिर मुझे सैंडल पट पट मारने की आवाज़ें सुनाई दी। आप ही मार दिया? सरवत ने बड़े फातिहाना अंदाज में कहा। ये सुनते ही नुदरत एकदम नॉर्मल हो गई और मुझे शर्मिंदा निगाहों से देखते हुए बोली, मुआफ़ कीजिएगा। जब सरवत अपने सैंडल के तले पर अपने शिकार को रखे मेरे सामने से गुजरी तो मुझे बेसाख्ता हंसी आ गई। आप इससे डर गई थी? मैंने हैरत जाहिर की। जी, आप ही लाल बेग से बहुत डरती हैं। ये कमबख्त मुझे नज़र भी फ़ौरन ही आ जाते हैं। लाल बेग तो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि इससे डरा जाए। पता नहीं क्यों मुझे इससे इस कदर डर लगता है। इसे देखते ही मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती है और जब तक इसे मार न दिया जाए मुझे सुकून नहीं मिलता। भला हो सरवत का कि वो इस मसले की संगीनी को समझते हुए कहीं ना कहीं से इसे ढूंढ निकालती है, फिर मार कर ही दम लेती है। इस खौफ के पीछे कोई वाक़या है? नहीं, कोई वाक़या नहीं। आपको मेरे बारे में कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं लाल बेग से डर गई तो इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि मैं कोई बुज़दिल किस्म की लड़की हूँ। मैं सांप से बिल्कुल नहीं डरती। अगर सांप इस वक्त मेरे सामने आ जाए तो मैं इसी तरह आराम से बैठी रहूँगी। हैरत है कि लाल बेग से डरती हैं लेकिन सांप से नहीं डरती। और रीछ के बारे में क्या ख्याल है आपका? अगर कोई रीछ अचानक इस ड्राइंग रूम में नमूदार हो जाए
तो क्या करेंगी आप? रीछ से तो मुझे कतन डर नहीं लगता, और इसका सबूत यह है कि आपने उसकी तस्वीर कशी की है। मैंने उसकी बात काटी। तस्वीर बनाना तो खैर कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं रीछ को अपने हाथ से घास खिला चुकी हूं। यह आप जिंदा रीछ की बात कर रही हैं ना? मैंने तस्दीक चाही। जी हाँ, किसी मुजस्मे की बात नहीं कर रही, जिंदा रीछ की बात कर रही हूं। यहाँ एक रीछ वाला कभी कभी आता है। उसके पास रीछ का जोड़ा है। वो जब भी इस इलाके में आता है तो मेरे घर से होकर ज़रूर जाता है। मैं उससे रीछ का तमाशा देखती हूँ। अब तो वो रीछ मुझसे खासा मानूस हो गया है। मैं पड़ोस से खरगोशों वाली नरम नरम घास मंगवा लेती हूँ। मेरे बराबर वाले घर में खरगोश पले हुए हैं। कभी उसकी सब्जी और फलों से तवाज़ो करती हूँ। मैं शहद अपनी हथेली पर रखकर हाथ आगे कर देती हूँ। वो अपनी लंबी ज़बान से बड़े मज़े से शहद चाटता है। ये खातिरें सिर्फ रीछ की होती हैं या रीछनी की भी? सिर्फ रीछ की, नुदरत ने हंसते हुए कहा। एक दो बार मैंने रीछनी को भी खिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं खाया। वो सिर्फ मदारी के ही हाथ से खाती है। शायद मुझसे जलती है वो। ये आपको रीछ से इतना लगाव क्यों है? असल में मैं बचपन से ही तमाम जानवरों में रीछ को पसंद करती हूँ। जब मैं बहुत छोटी सी थी, 4-5 साल की, उस वक्त से ही रीछ को देखकर उसकी तरफ लपकती थी। महल्ले में जब भी रीछ वाला आता तो मैं किसी ना किसी तरह तमाशा देखने पहुंच जाती और बड़ी दिलचस्पी से उसकी दिलचस्प हरकतें देखती। एक बार मैं अपने अब्बू की उंगली पकड़कर तमाशा देख रही थी कि मैंने रीछ की पीठ पर बैठने की जिद की। अब्बू ने फौरन ही मुझे उसकी पीठ पर सवार कर दिया। मैं बेनतहा खुश हुई। उसके लंबे लंबे बाल पकड़कर खींचती रही। घर आकर जब अम्मी को मालूम हुआ कि मैं रीछ की पीठ पर बैठकर आई हूं, तो उन्होंने अपने दोनों हाथों से दिल थाम लिया। जब जरा उनकी तबीयत संभली तो बेचारे अब्बू की शामत आ गई। इसके अलावा हम जब भी चिड़ियाघर जाते तो मेरी तवज्जो का मरकज हमेशा रीछ का पिंजरा होता। मैं देर तक रीछों को तका करती। आपकी पसंद कुछ अजीब सी नहीं है? क्यों? रीछ मुझे तो बड़ा बदहैयत जानवर दिखाई देता है। मुझे तो उसके रोए रोए में असरार छुपे हुए दिखाई देते हैं। किसी ने मुझसे कहा था कि औरत और रीछ में ज्यादा फर्क नहीं होता। मैंने उसे छेड़ा। क्या मतलब? वो चौंक पड़ी। दोनों ही पुरस्कार होते हैं, मैंने हंसकर कहा। खैर ऐसी तो कोई बात नहीं। औरतें तो खुली किताब की तरह होती हैं। ये महज किताबी जुमला है, वरना हकीकत इसके बरखिलाफ है। औरतें मर्द के मुकाबले में ज्यादा गहरी होती हैं। अंदर ही अंदर मर्द का समझना आसान होता है, औरत का समझना मुश्किल। बाज़ वक्त औरत खुश होती है तो उसकी आंख में आंसू होते हैं और हंस रही होती है। ज़रूरी नहीं कि वो खुश भी हो। कभी उसकी हाँ नहीं होती है और कभी उसकी नहीं हाँ। असल में आपने औरत को देखा नहीं। आप ऐसा करें कि शादी कर लें। अगर मैंने शादी नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं औरत से नावाकिफ़ हूँ। मैंने बड़े यकीन से कहा। अच्छा? उसने अच्छा कोई ख़ास अंदाज में खींचा। आपकी इस अच्छा ने मेरे पहले जुमले का मफहूम ही तब्दील कर दिया। अब मैं इस कदर भी औरत से वाकिफ़ नहीं हूँ। जो लोग औरत को पहेली, मुअम्मा या ना समझ में आने वाली चीज़ समझते हैं, वो दरअसल खुद बेवकूफ़ होते हैं। हाँ, ये मान लेता हूँ मैंने बड़ी फराख्दिली से कहा। लेकिन आप उन लोगों में से नहीं हैं। अक्लमंदी के इस सर्टिफिकेट का बहुत बहुत शुक्रिया। नुदरत की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थीं। एक आध दिन ही बाकी था। मैं बड़ी पाबंदी से उसके यहाँ आ रहा था और इन 13-14 दिनों में मैंने उसके बारे में बहुत कुछ जान लिया था। उसकी शख्सियत के बेशुमार पहलू मेरे सामने आ गए थे, लेकिन असल पहलू 7 पर्दों में छुपा हुआ था। शादी से मुताल्लिक भी कोई बात भी मैं ना जान सका। मैंने अभी तक इस मौजू को छेड़ा नहीं था, ना ही नुदरत की तरफ से पहल हुई थी। मैं बड़े सब्र से उस लम्हे का मुंतज़िर था कि मैं शादी का जिक्र छेड़ूं तो खुद ब खुद असरार के पर्दे उठते चले जाएं। नुदरत की छुट्टियां ख़त्म हुईं तो उसने मज़ीद 15 दिन की छुट्टियां और बढ़ा लीं। तिब्बी नुक्ता नज़र से वो बिल्कुल सेहतियाब थी। डॉक्टरों ने बैंक ज्वाइन करने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन उसने खिलाफ तवक्को छुट्टियों में इजाफा कर दिया। इधर बैंक में नुदरत की मज़ीद छुट्टी की दरख्वास्त पहुंची। उधर आसिफ का टेलीफोन आ गया। क्यों भाई, ये क्या चक्कर है? मैंने रिसीवर उठाकर हेलो कहा तो उधर से सवाल हुआ। मैं तो फौरन ही समझ गया कि रूए सुखन किस तरफ है, लेकिन अनजान बन गया। कैसा चक्कर? मैंने मासूमियत से पूछा। नुदरत ने छुट्टियां क्यों बढ़ा लीं? तुमने आना जाना जो छोड़ दिया, इसलिए? मैंने हंसकर कहा। तुम दोनों ये बात जानते हो कि मैं आजकल किस कदर मसरूफ़ हूँ। ज़रा बहन की शादी हो जाए, फिर ये शिकायत ना होगी। लेकिन तुम ये बताओ कि उसने छुट्टी क्यों बढ़ा ली? क्या डॉक्टर ने मज़ीद आराम को कहा है?
नहीं, डॉक्टर ने तो उसे भला चंगा होने का तस्दीकनामा जारी कर दिया है, लेकिन वो खुद को शायद अभी तक बीमार ही समझती है। यार, तुमने तो उसे बीमार नहीं कर दिया। आसिफ के लहजे में शरारत थी। असल में इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। छड़े आदमी को हर शख्स पुलिस की निगाह से देखता है। मैं छड़ा जरूर हूं, लेकिन तुम्हारा दोस्त भी तो हूं। दोस्तों को तो शक व शुबे की नज़र से देखना ठीक नहीं। यार, मुझे डर ही रहता है। कैसा डर? कहीं तुम संजीदा ना हो जाओ। मेरे संजीदा होने से तुम्हें दुख पहुंचेगा? मैंने पूछा। हाँ, बहुत ज्यादा। इसलिए नहीं कि तुम मेरी दोस्त को मुझसे छीन लोगे, बल्कि इसलिए कि मैं नुदरत को बहुत अरसे से जानता हूं। तुम उसके साथ खुश ना रह सकोगे। वो नफसियाती मरीजा है, तुम्हें कुछ न दे सकेगी सिवाय अजियतों के। आसिफ ने बड़ी संजीदगी से कहा। तुम फिक्र ना करो, मेरा उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं। मेरी दिलचस्पी उसके किरदार के मुताले तक है। आसिफ के टेलीफोन के बाद मैं अपने दिल के गोशों को टटोलने बैठ गया। नुदरत में मेरी दिलचस्पी किरदार के मुताले तक ही थी। इस बात की गवाही मेरे दिल ने दी तो मुझे इत्मीनान सा हुआ। शाम को हस्बे मामूल जब मैं नुदरत के यहाँ पहुंचा तो नुदरत को ड्राइंग रूम में एक सूटपोश मर्द के पास बैठा पाया। दरवाजे में घुसते ही मैंने जो मंजर देखा वो कुछ इस तरह था कि वो सूटपोश साहब नोटों की मोटी सी गड्डियां नुदरत की तरफ बढ़ा रहे थे और वो उन नोटों को कबूल करने से इनकार कर रही थी। मुझे दरवाजे में पाकर उन साहिब ने नोटों की गड्डी फौरन अपनी तरफ कर ली और जरा संभल कर बैठ गए। नुदरत ने मुझे देखकर हस्बे मामूल आइए आइए का नारा लगाया और एहतरामन उठकर खड़ी हो गई। नुदरत को खड़ा होता देखकर वो साहिब भी मेरे अवामी सूट पर नजर डालते हुए खड़े हो गए। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि एक अजनबी शख्स को खामखा मेरी वजह से उठना पड़ा। मैंने फौरन ही उन्हें बैठने का इशारा किया। नुदरत ने मेरा तारुफ करा दिया, लेकिन उस शख्स के बारे में मुझे कुछ न बताया। साहिब, आप ही कुछ सिफारिश कर दीजिए। वो शख्स मुझसे मुखातिब हुआ। कैसी सिफारिश? मुझसे एक गलती हो गई। मैंने इनसे पूछे बगैर कल होने वाले एक मौसीकी के प्रोग्राम में इनका नाम दे दिया। पब्लिसिटी हो चुकी है, टिकट फरोख्त हो चुके हैं और ये प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार नहीं। अगर ये प्रोग्राम में शामिल ना हुई तो मेरी इज्जत दो कौड़ी की हो जाएगी। अब मुझे उस आदमी की असल मालूम हुई। मैंने नुदरत की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। मैंने प्रोग्राम में शामिल होने से इनकार कर दिया है। मैंने फैसला किया है कि अब मैं आइंदा किसी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लूंगी, नुदरत ने बताया। मैं बेमौत मारा चाहूँगा नुदरत साहिबा। मैं इस परफॉर्मेंस के 10,000 रुपये देने को तैयार हूँ। फिलहाल ये 7,000 रख लीजिए। 3,000 प्रोग्राम ख़त्म होते ही पेश कर दूंगा। अब तो इनकार ना करें। ये कहकर उसने नोटों की गड्डी नुदरत के सामने मेज़ पर रख दी। अच्छा ठीक है, आप ऐसे नहीं मानेंगे। ये कहकर उसने नोटों की गड्डी उठाई और फिर देखते ही देखते उसके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने बड़ी बेदर्दी से नोटों की गड्डी दरवाजे की तरफ उछाल दी और इंतहाई गुस्से से बोली, जब मैंने आपसे एक बार कह दिया कि मैंने गाना छोड़ दिया है, अब मैं किसी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लूंगी, तो ये आप मुझे रुपयों का लालच क्या दे रहे हैं? मुझे आपने किसी कोठे की गाने वाली समझा है? आपके पैसे वो दरवाजे के बाहर पड़े हैं। अब आप भी यहां से दफा हो जाएं। इतना कहकर नुदरत कांपती हुई अंदर कमरे में चली गई। उस शख्स की हालत देखने वाली थी। मुझे उस पर बड़ा रहम आया, लेकिन मामला मेरे बस से बाहर था। मैं नुदरत की जिद्दी तबीयत से वाकिफ था। अब उसे दुनिया का कोई शख्स गाने पर मजबूर नहीं कर सकता था। वो शख्स डगमगाते कदमों से ड्राइंग रूम से निकल गया। चंद लम्हों बाद मैंने दरवाजे पर गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी। गाड़ी की आवाज़ जब दूर चली गई तो नुदरत अंदरूनी दरवाजे से मुस्कुराती हुई बरामद हुई। हाँ, कमबख्त तो किया, लेकिन ये आपने अचानक क्या फैसला कर लिया? अब स्टेज पर कभी नहीं जाऊंगी, नुदरत ने फैसला कुन अंदाज में कहा। रेडियो और टीवी पर भी नहीं? नहीं नहीं नहीं। इस फैसले की कोई खास वजह? नहीं, कुछ नहीं, बस जी नहीं चाहता। आप तो कमाल की खातून हैं। इस कदर जज्बाती फैसला ऐसे उरूज के ज़माने में कि एक परफॉर्मेंस के 10,000 रुपये मिल जाएं, इज्जत और शोहरत मुफ्त हाथ आए, आपने ना गाने का फैसला कर लिया। आप वाकई बड़े दिल गुर्दे की मालिक हैं। अरे छोड़े अब इस जिक्र को। ये बताएं क्या पिएंगे, चाय या कॉफ़ी? जो पिला दें, चाहे जहरी क्यों ना हो, नुदरत ने गहरी नज़रों से देखते हुए कहा। आप जहर पिला सकती हैं मुझे? नहीं, मैं किसी को क्या जहर पिलाऊंगी। मैं तो आज तक खुद ही जहर पीती रही हूं। मेरा जी चाहता है कि अपनी कहानी लिखूं, लेकिन लिख नहीं सकती। अल्फाज साथ नहीं देते। ये काम आप क्यों नहीं करते? उसकी ये बात सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ा। ये तो आप ही सयाद अपने दाम में आ गया।
मुझे इसकी कतन उम्मीद न थी कि वो अपनी कहानी की खुद ही पेशकश कर देगी। मैं तो सब्र किए बैठा था और मौके की तलाश में था। बिलाखिर सब्र का फल मीठा साबित हुआ। मैंने अपनी खुशी को फौरन दबा लिया, इसलिए कि नुदरत की खोपड़ी जरा उल्टी थी। अगर उसे ये मालूम हो जाता कि मैं तो खुद उसकी कहानी, खासकर शादी का अलमिया जानने के लिए बेकरार हूं, तो मुमकिन था कि वो चुप साथ लेती। आसिफ के साथ यही तो हुआ था। उसके इसरार पर वो मामले को खूबसूरती से टाल गई थी। मैं तो सीधा साधा सहाफ़ी हूं, मुझे कहानी लिखना तो नहीं आता। ये काम तो कोई अफसाना निगार ही कर सकता है। नहीं, ये काम आप बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, मुझे यकीन है। आपके पास कोई कहानी है क्या? मेरी पूरी जिंदगी कहानी है। मैं 4-5 साल की थी, तभी से कहानी का किरदार बन गई थी। आज तक खामोशी से दिल पर पत्थर रखे इस किरदार को निभाती आ रही हूं। कभी कभी तो मेरा दिल फटने लगता है, जी चाहता है कि लोगों को चीख चीख कर अपना हाल सुनाऊं, लेकिन फिर रुक जाती हूं, ये सोचकर कि ये दुनिया नफसा नफसी के आलम में मुब्तला है। यहाँ किसी को इतनी फुर्सत नहीं कि दूसरे के दिल में झांके। अगर कोई किसी के बारे में जानना चाहता है तो सिर्फ तफरी के लिए, किसी का दुख बांटने के लिए नहीं। आसिफ आपका दोस्त है, मेरी भी उससे खासी पुरानी दोस्ती है, लेकिन वो मेरे माजी के बारे में 2 जुमलों से ज्यादा न जान सका, और उन 2 जुमलों में भी सच न था। क्यों आखिर? आसिफ महज बैंकर है, हिसाबी किताबी आदमी। वो इंसानी नज़ाकतों को नहीं समझ सकता, लिहाजा मैंने भैंस के आगे बीन बजाना मुनासिब न समझा। मेरे दुख सिर्फ वही समझ सकता है जो दर्दमंद दिल रखता हो। कई रोज से मेरे दिल में एक ख्वाहिश उभर रही है कि आपके सामने अपने सारे दुख रख दूं, अपनी कड़वी कहानी बयान कर दूं, अपनी अलमनाक दास्तान कह सुनाऊं। शायद इस तरह मेरा तज़किया नफ्स हो जाए। ये कहते कहते उसकी आंखें डुबडुबा आईं। आप अपने दिल का हाल कह सुनाइए, मैं पूरी तवज्जो से सुनूंगा। मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूं। आइए शतरंज खेलें। और फिर वो शतरंज खेलने ऐसी बैठी कि उसे याद भी न रहा कि वो मुझे अपनी कहानी सुनाने वाली है। मैंने भी उसे ना छेड़ा और ना ही कुछ याद दिलाया। हम लोगों को काफ़ी देर खेलते हुए हो गई थी। मैं सोच रहा था कि इस बाजी के ख़त्म होते ही यहाँ से निकल लूँगा कि अचानक उसने मेरा घोड़ा मारते हुए एक गैर मुतवक्की बात कह दी। कई साल से मैं किसी पहाड़ी मकाम पर नहीं गई। इस सनती शहर में तो कभी कभी दम घुटने लगता है। क्यों ना हम कहीं चलें? किसी पुरसुकून जगह पहुंचकर मैं आपको सुकून से अपने बारे में बताऊंगी। मकाम का इंतखाब आप खुद कर लें। रही अखराजात की बात, तो इसकी जिम्मेदारी मेरी, उसने बड़ी अपनाइयत से कहा। अखराजात की तो खैर कोई बात नहीं, असल मसला छुट्टी का है। दफ्तर से लंबी छुट्टी मिलना मुश्किल है। मैंने बहाना बनाया। लंबी छुट्टी की क्या ज़रूरत है, सिर्फ 4 दिन की छुट्टी ले लीजिए। हवाई जहाज़ से चलेंगे और उस पहाड़ी मकाम पर जिसका तयन होना बाकी है सिर्फ 2 दिन रहेंगे। नुदरत ने पहले ही सारा प्रोग्राम मुरतब कर लिया था। चंद लम्हों को मैं चकरा कर रह गया। सोचने लगा, ये नुदरत मुझसे क्या चाहती है? आखिर इसके जहन में क्या है? अपनी कहानी सुनाने के लिए किसी पहाड़ी मकाम पर जाना क्या ज़रूरी है? वो अपनी आप बीती तो मुझे इस घर में भी सुना सकती है। इस घर में उसकी बहन के सिवा कौन है? हर तरफ सुकून ही सुकून है। नुदरत से मैंने इनकार किया ना इकरार। अच्छा सोचेंगे, ये कहकर उसे टाल दिया। दूसरे दिन जब मैंने आसिफ से इस बात का जिक्र किया तो वो भड़क उठा। यार कुछ मत सोचो, आंखें बंद करके नुदरत की पेशकश कबूल कर लो। ऐसी ऑफरें बार बार नहीं मिला करती। अगर ये ऑफर मुझे नुदरत ने दी होती तो मैं दफ्तर में बैठने के बजाय जहाज में बैठा होता। तुम्हारे ख्याल में इस पेशकश का मतलब क्या है? मैंने कुरेदा। मतलब साफ और वाज़ेह है, इसे दोहराने की ज़रूरत नहीं। फिर वो आप बीती सुनाने का शाखसाना महज ड्रामा है, तन्हाई हासिल करने का जरिया? मैं तो यही समझता हूं, उसने कहा। तुम शायद उसका जवाब भूल गए, वो जवाब जो उसने तुम्हें हद से गुजरने पर दिया था कि मैं न तवाइफ हूं और न तुम्हारी बीवी। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन ये क्या ज़रूरी है कि तुम्हें भी वही जवाब मिले जो मुझे मिला था? हर शख्स का अपना अपना तजुर्बा होता है। हर शख्स का अपना अपना तजुर्बा होता है, अपना अपना तासुर होता है। खैर कुछ भी हो, मैंने ये तय कर लिया है कि मैं उसके साथ बाहर नहीं जाऊंगा। मैंने अपना फैसला सुना दिया। मंटो के चुगत जो ठहरे, आसिफ ने हंसते हुए कहा। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। वो 3 दिन इसी तरह गुजर गए। नुदरत ने ना तो उस मौजू को छेड़ा और न ही मैंने कोई बात की।
मेरे ज़ब्त ने बिलाखिर उसे बोलने पर मजबूर कर दिया। मैंने आपसे कुछ अर्ज किया था। फिलहाल दफ्तर से एक दिन की छुट्टी भी मिलनी मुश्किल है। मैंने बड़ी बेनियाजी से कहा। आपने मेरी पेशकश का गलत मतलब निकाल लिया है शायद। उसने अपनी नज़रें मेरे चेहरे पर गाड़ दी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं यही जवाब दे सकता था। चलिए, लानत भेजिए इस पेशकश पर। मुझसे गलती हुई। मैं ये भूल गई थी कि सबसे पहले आप मर्द हैं, फिर कुछ और। मैंने लाख तावीलें दी, हक़ाइक़ और दलाइल से उसे समझाना चाहा, हीले बहानों से उसका दिल बहलाना चाहा, लेकिन बात ना बनी। उस दिन के बाद उसने इस मौजू पर खामोशी इख्तियार कर ली, चुप साध ली। मैं इस खामोशी से आने वाले तूफान का अंदाज़ा करने लगा, लेकिन तमाशा ना हुआ। एक दिन खाना खाकर सरवत ने बर्तन समेटे और चाय बनाने के लिए किचन में गई तो नुदरत ने कहा, आपने एक दिन सरवत के बारे में पूछा था कि क्या ये आपकी सगी बहन है। मैंने इस्बात में जवाब दिया था, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि सरवत मेरी सगी बहन नहीं। अच्छा, मैंने हैरत से कहा। ये मेरी सौतेली बहन है। मेरे वालिद ने 2 शादियां की थीं और ये सरवत दूसरी माँ के साथ आई थी। मैंने जब होश संभाला तो अपनी माँ को बीमार ही पाया। उनका ज़्यादातर वक्त चारपाई पर ही गुजरता था। नतीजा ये हुआ कि मुझे छोटी उम्र ही से घर के कामकाज में लग जाना पड़ा। मैं अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थी। मेरे वालिद मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। जब वो मुझे घर का कामकाज करते देखते तो बहुत कुढ़ते थे। मैं अभी इतनी छोटी थी कि चाय वाय ही बना सकती थी। मेरे वालिद दफ्तर से आकर हंडिया रोटी में लग जाते तो मेरी माँ उन्हें तशक्कुर से देखती और अपनी बीमारी को कोसने लगती। मेरे वालिद उन्हें तसल्ली देते कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। मैं अपनी माँ के ठीक होने की हर वक्त दुआएं मांगा करती, जो कभी कबूल ना हुई। मेरे वालिद इनकम टैक्स के महकमे में क्लर्क थे। अगर चाहते तो हमारे घर में दौलत की रेल पेल हो जाती, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा ना चाहा। हमेशा रिस्क हलाल पर कनात की। और ये जो आप मेरे अंदर रुपए पैसे से बेनियाजी देखते हैं, ये उन्हीं की तरबियत का नतीजा है। मेरे वालिद बहुत खूबसूरत आदमी थे। उनका बातिन भी बहुत खूबसूरत था। वो बड़े नेक और शरीफ इंसान थे। बुरा हो उस औरत का, खुदा उसे जहन्नुम नसीब करे, जिसने मेरे वालिद को घेर लिया। वो औरत बाद में मेरी दूसरी माँ बनी। वो एक घटिया औरत थी, डाइनो जैसी शक्लो सूरत। मालूम नहीं मेरे वालिद को उसमें क्या नजर आया कि उन्होंने उसे गले का हार बना लिया। मेरी माँ कहती थी कि यह औरत टोने टोंके वाली है, इसने तेरे वालिद की मत फेर दी है। आपकी दूसरी माँ का आपके घर आना जाना था क्या? नहीं, निकाह से पहले उसने हमारे घर की झलक भी ना देखी थी, बल्कि निकाह के कई माह बाद वो हमारे घर में दाखिल हुई। वो औरत उन्हें कहाँ मिल गई? मैंने सवाल किया। ट्रेन में। ज़रा तफसील बताएंगी? तफसील ये है जनाब कि मेरे वालिद अपने भाई से मिलने एक बार लाहौर गए। ये मोहतरमा उन्हीं के डब्बे में बराजमान थीं और तन्हा थीं। वो औरत बड़ी शीरी ज़बान थी। वो इस अंदाज से बात करती थी कि आदमी सब कुछ भूल भाल कर उसका हो जाता था। पता नहीं उस सफ़र में उसने मेरे वालिद से क्या बातें की कि वो उसके लफ्ज़ों के जाल में आ गए, और ऐसे जाल में आए कि अपने भाई के घर जाने के बजाय उसके साथ उसके घर चले गए। जब वो लाहौर से पलटे तो वो एक मुख्तलिफ आदमी थे। ये बात मैंने भी महसूस की और मेरी माँ ने भी। उसी दिन मेरी माँ ने मुझे गले से लगाकर रोते हुए कहा था, नुदरत ज़रूर कोई गड़बड़ है। और गड़बड़ वाकई थी। ये गड़बड़ कई माह बाद उस डाइन की सूरत में हमारे घर पर नाजिल हुई। मेरी माँ ने उसे देखकर अपने दिल पर सब्र का पत्थर रख लिया, चुप साध ली, आंखों से आंसू भी न टपकने दिया। जब मुझे बताया गया कि यह तुम्हारी दूसरी माँ है तो मैंने उस डाइन को माँ मानने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मेरी माँ ही मेरे लिए बहुत है। मेरे इस एहतजाज को उसने मुस्कुराहट के साथ सुना और मुझसे करीब होने की कोशिश की। उस डाइन के साथ सरवत भी थी, सहमी सहमी, डरी डरी। मुझे उसे देखकर बहुत रहम आया। मैंने फ़ौरन ही उसके लिए अपनी बाहें फराख कर दीं। जब वो मेरे करीब आई तो मुझे मालूम हुआ कि वो अपनी माँ से शदीद नफ़रत करती है। ये कदर मुश्तरक इसे और भी मुझसे करीब कर गई। उस डाइन के घर में दाखिल होते ही हमारे घर के शाम और सहर तब्दील हो गए। घर में हर वक्त हंगामा सा रहने लगा। मेरी माँ पहले ही क्या कम मरीज़ा थीं कि सौत के गम ने तो उनकी कमर तोड़ कर रख दी। वो लेटे लेटे घर के दरो दीवार को खाली खाली निगाहों से घूरा करतीं, जैसे उन्हें कोई गम नहीं। मेरा वालिद का अब ज़्यादातर वक्त नई बेगम के साथ ही गुजरता। घर के कामकाज और हंडिया रोटी का अब कोई मसला न था। ये काम अब मैं और सरवत मिलकर करते और वो दिन भर पलंग तोड़ती।
शाम होती तो बंद सवर कर दरवाजे पर जा खड़ी होती। इसी तरह की ड्रामाबाजियों ने उसने मेरे वालिद का दिल अपनी मुट्ठी में ले लिया था। ऐसी हरकतें वो जान जान कर मेरी माँ के सामने किया करती। आज मुझे ख्याल आता है तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। उस वक्त मेरी माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी, इसका अंदाज़ा करना इतना मुश्किल नहीं। मेरी माँ ने सिर्फ 6 माह बाद ही तमाम दुखों से निजात हासिल कर ली। वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली और मैं बेआसरा हो गई। आप ही जाना नहीं है क्या? सरवत ने अचानक अंदर आकर कहा। जब मैंने उस पर नज़र डाली तो वो मुझे बाल संवारती नजर आई। अरे तुम तो तैयार भी हो गई, क्या बजा है इस वक्त? 8:45। मैंने घड़ी देखी। पहुंचते पहुंचते 9:30 बज जाएंगे। आप जल्दी से तैयार हो जाएं। भाई क्या मसला है, कहाँ जाना है इस वक्त? मुझे इस वक्त सरवत की मुदाखलत बुरी लगी। खुदा खुदा करके नुदरत कुछ बताने के मूड में आई थी कि उसने कहीं आने जाने का चक्कर चला दिया। मैं आपको बताना भूल गई थी, आज मैं और सरवत दोपहर को सदर गए थे, तो वापसी में मैंने कैपरी वाली फिल्म की बुकिंग करा ली थी और आपसे इजाज़त लिए बगैर आपका टिकट भी ले लिया था। आप हमारे साथ चलेंगे? ये कहकर नुदरत ने मुझे जवाब तलब निगाहों से देखा। ठीक है, मुझे फिल्म देखने में क्या एतराज़ हो सकता है भला। बहुत शुक्रिया, मैं बस चंद मिनट में तैयार हो जाती हूँ। आप भी बाल वाल ठीक करना चाहें तो अंदर आ जाएं। ये कहकर नुदरत तेज़ी से अंदर चली गई। टैक्सी के लिए हमें ज़्यादा इंतज़ार न करना पड़ा। जैसे ही सड़क पर आए, सामने से एक टैक्सी गुजरी और हाथ देने पर रुक गई। मैंने पिछला दरवाज़ा खोलकर उन दोनों को बैठने का इशारा किया। पहले सरवत ने पाँव टैक्सी में रखा, फिर नुदरत बैठी। इस तरह कि मुझे अपने बैठने की जगह भी दिखाई दी। नुदरत ने मेरी तरफ एक लम्हे को देखा। इस सारी कैफियत का अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ जब मैं पिछला दरवाज़ा बंद करके अगला दरवाज़ा खोल चुका था। अब वापस पलटने की गुंजाइश ना थी। मैं तेज़ी से अगली सीट पर ड्राइवर के साथ बैठ गया। टैक्सी एक झटके से रवाना हो गई। जब हम हॉल में पहुंचे तो फिल्म के टाइटल शुरू हो चुके थे। गिरते पड़ते जल्दी जल्दी अपनी सीटें संभाली, इसलिए कि इस फिल्म का शुरू का हिस्सा बहुत अहम था। उस फिल्म की मैंने शोहरत सुनी थी। मैं पूरे इनेमाक से फिल्म देखने में मशगूल हो गया। फिल्म का स्टार्ट वाकई बहुत अच्छा था। फिल्म देखते देखते अचानक मेरी छठी हिस्स ने मुझे खबरदार किया। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने बाएं जानिब मुड़कर देखा। अरे, मैं हैरान रह गया। नुदरत की निगाहें स्क्रीन के बजाय मुझ पर जमी हुई थीं। मुझे अपनी जानिब देखता पाकर सटपटा गई। उसने फौरन अपना रुख स्क्रीन की तरफ कर लिया। मैं उलझ गया। मेरी समझ में ना आया कि वो इस अंधेरे में मेरे चेहरे पर क्या तलाश कर रही थी। सोचा पूछूं, लेकिन फिर कुछ सोच कर रुक गया। फिर अपनी तवज्जो स्क्रीन पर मरकूज कर दी। थोड़ी ही देर बाद फिर वही एहसास जागा कि कोई मुझे देख रहा है। नजरें पलटाई तो नुदरत को फिर अपनी तरफ मुतवज्जे पाया। क्या बात है, फिल्म अच्छी नहीं लग रही आपको? मैंने पूछा। आपको कैसी लग रही है? भाई मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, मैंने हंसते हुए कहा। ठीक है, फिर आप देखें, उसने कुछ अजीब से लहजे में कहा। इधर पर्दे पर फिल्म ने एक नई करवट ली। मैं फिल्म देखने में फिर से मुनहमिक हो गया। तकरीबन आधे घंटे बाद मैंने नुदरत को बड़ी बेचैनी से सीट पर पहलू बदलते देखा, जैसे एक कुर्सी उसे काट रही हो। फिर उसने अचानक मुझे चौंका दिया। अरे ये आप क्या कर रही हैं? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। उसने कोई जवाब ना दिया, हाथों की हरकत जारी रखी। तब मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए कि वो बड़ी बेकरारी से अपने दोनों हाथ अपने गले पर फेर रही थी। क्या हो रहा है? मैंने फिक्रमंदी से पूछा। मेरा दम घुट रहा है। उसके हाथ बर्फ की तरह हो रहे थे। मैंने जल्दी जल्दी उसके हाथ की पुश्त को रगड़ा। उसने बड़ी नरमी से अपने हाथ छुड़ा लिए और उन्हें फिर से गले पर फेरने लगी। इतने में सरवत भी मुतवज्जे हो गई। वो बड़ी तशवीश से बोली, आप ही क्या हुआ? खैरियत तो है? मुझसे बैठा नहीं जा रहा, तुम इनके साथ फिल्म देख कर आ जाना। नुदरत ने बदस्तूर गला दबाते हुए कहा। आप ही, मैं तो अकेला आपको नहीं जाने दूंगी, सरवत ने बेकरार होकर कहा। मैं भी साथ चलता हूं। जाहिर है मैं उन दोनों को तन्हा किस तरह जाने देता। मैं बिला तामुल उठकर खड़ा हो गया। सरवत ने नुदरत को संभाल लिया। मैं उन्हें पीछे छोड़कर हॉल से बाहर निकल आया ताकि उनके बाहर आने तक किसी टैक्सी को पकड़ सकूं। घर आकर सरवत ने उसे बेड पर लिटा दिया और उसके हाथ पांव दबाने लगी। मैं बेड के करीब पड़े स्टूल पर बैठ गया। मुझे ज़रा एक सिगरेट सुलगाते हैं, नुदरत ने सर उठाकर मुझसे कहा। अच्छा। मैंने पैकेट से एक सिगरेट निकाला और उसे मुंह में लिए बगैर माचिस की तीली से सुलगाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। नुदरत ने 2-3 गहरे गहरे कश लिए।
पड़ोस से डॉक्टर को बुला लूं? मैंने कहा। नहीं, उसने बिला तरद्दुद कहा। मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। वैसे भी डॉक्टर अभी घर पर ना होगा, वो 12 बजे के बाद आता है। सरवत के हाथ पांव दबाने और सिगरेट नोशी ने उसकी हालत को बेहतर कर दिया। अब वो बड़ी हद तक पुरसुकून अंदाज में लेटी थी। आप ही चाय बनाऊं? सरवत ने उसकी हालत बेहतर देखकर पूछा। हाँ, फौरन बनाओ, नुदरत ने उसे प्यार से देखते हुए कहा। जब वो कमरे से निकल गई तो नुदरत मुझसे मुखातिब होकर बोली, बड़ी प्यारी लड़की है ये, किस कदर ख्याल रखती है मेरा। ये दम घुटने की शिकायत क्या इससे पहले भी कभी हुई थी? मैंने पूछा। हाँ, कभी कभी। साल 2 साल में मुझ पर यह कैफियत तारी हो जाती है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं किसी कब्र में बंद हूं। चाय पीने के बाद जब नुदरत की तबीयत मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई तो मैंने जाने की इजाज़त चाही। अब इतनी रात गए घर जाकर क्या करेंगे, यहीं सो जाएं? नुदरत ने बड़ी बेनियाजी से कहा। इतनी रात तो नहीं हुई, सिर्फ 11:30 बजे हैं। कराची में तो बड़ी मुश्किल से रात होती है। चला जाता हूं, आप लोगों को खामखा सहमत होगी। अरे तकल्लुफ छोड़ें, उस तन्हा घर में भी आपने जाकर सोना ही है, यहीं सो जाएं, क्या फ़र्क पड़ेगा। क्यों सरवत, ठीक कह रही हूं ना मैं? नुदरत ने सरवत से गवाही ली। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, सरवत ने हाँ में हाँ मिलाई। इसके बाद उन दोनों का इस कदर इसरार बढ़ा कि मुझे वहां ठहरते ही बनी। वो रात मेरी आंखों में कटी। नुदरत ने मुझे सोने ना दिया, और अच्छा ही हुआ जो मैं ना सोया, वरना जो सोया उसने खोया वाली बात हो जाती। मैंने उस रात जागकर बहुत कुछ पाया। वो रात हासिल दोस्ती साबित हुई। सरवत के इसरार पर पहले तो हम लोगों ने लूडो खेला, उसके बाद रमी जमाई। रमी खेलते खेलते सरवत को जमाइयां आने लगीं। अभी मुझे तो अब नींद आ रही है, सरवत ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। ठीक है, तुम सो जाओ। चाय वगैरह की ज़रूरत तो नहीं? नहीं, ज़रूरत होगी तो मैं खुद बना लूंगी। अच्छा आपी, शब बखैर, ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। सरवत के जाने के बाद कमरे में गहरा सकूत छा गया। वो खामोशी से बैठी अपनी उंगलियां चटखाती रही और मैं ताश की गड्डी हाथ में लिए उसे फेंटता रहा। कुछ देर के बाद नुदरत बेड से उठी। खड़े होकर उसने हल्की सी अंगड़ाई ली, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, दरवाज़ा बंद कर दूं? डरेंगे तो नहीं? नहीं, मैं तो नहीं डरूंगा। दरवाज़ा बंद होता देखकर कहीं सरवत ना डर जाए, मैंने हंसते हुए कहा। नहीं, सरवत बहुत समझदार लड़की है, वो मेरी तमाम आदतों से अच्छी तरह वाकिफ है। और मेरा जवाब सुने बगैर ही खड़ाक से दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मुस्कुराती हुई पलटी और कहने लगी, जूतों के बंद खोल लीजिए, आराम से पांव फैलाकर बैठ जाइए, आज की रात मैं आपको सोने नहीं दूंगी। ये जुमला मेरे सर पर हथौड़े की तरह पड़ा। मैं संभल कर बैठ गया। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, क्या इरादे हैं? क्या इरादे हो सकते हैं? उसने उल्टा मुझसे सवाल कर दिया। मैं आपके बारे में आज तक कोई राय कायम न कर सका। अगर गलती से कोई राय कायम कर भी लेता तो वो ज़्यादा देर बरकरार नहीं रहती। आप कदम कदम पर हैरान करती हैं और मैं आपका सिर्फ मुंह देखता रह जाता हूं। मैंने बड़ी सफाई से अपनी राय का इजहार किया। मेरी बात सुनकर उसने ज़ोरदार कहका लगाया और देर तक हंसती रही, यहाँ तक कि मैं उसकी हिज़यानी हंसी से आजिज़ आ गया। अचानक उसने हंसते हंसते सर उठाया और अपने चेहरे पर संजीदगी तारी करते हुए बोली, मेरे लिए दिल में कोई बुरा ख्याल मत लाइएगा, आप जानते हैं कि मैं कराटे की माहिर हूं। उसके इस जवाब से मुझे ज़हनी झटका महसूस हुआ। इस मर्तबा मैं फिर उसका मुंह देखता रह गया। या इलाही, ये क्या चीज़ है? मैं आपको एक कैसेट सुनवाती हूं। ये दरवाज़ा मैंने इसीलिए बंद किया है, इसकी आवाज़ सरवत के कानों तक ना जाए। मैं उसका दिल दुखाना नहीं चाहती। ये कहकर उसने अलमारी खोली और उसके सेफ से एक कैसेट निकाला। मैं खामोशी से देखता रहा, कोई सवाल ना किया। ये एक खुफिया कैसेट है, ज़रा सब्र व तहम्मुल से सुनिएगा। ये बात उसने कुछ अजीब से लहजे में कही। जी बेहतर, मैंने कहा। मैं उस कैसेट के बारे में कतन अंदाज़ा न कर पाया कि उसमें क्या भरा हुआ होगा। उसके खुफिया कहने से मुझे शुबा हुआ कि शायद ये कैसेट शहर के किसी बड़े आदमी से मुताल्लिक़ है, कोई ऐसी गुफ्तगू जिसे नुदरत टेप करने में कामयाब हो गई। लेकिन नहीं, अगर ऐसा होता तो वो दरवाज़ा बंद ना करती। दरवाज़ा उसने इसलिए बंद किया था कि उस कैसेट की आवाज़ सरवत तक ना पहुँचे। इसका मतलब है कि उसका ताल्लुक़ सरवत से है। टेप ऑन हुआ तो एक औरत की आवाज़ उभरी, उसके बाद एक मर्द की आवाज़ सुनाई दी। दोनों के दरमियान बाजारी गुफ्तगू जारी थी। तीसरे दर्जे के रोमानी मकालमे दोहराए जा रहे थे। टेप सुनते सुनते मैंने यूं ही नुदरत के चेहरे पर निगाह की
तो मैंने उसके चेहरे पर गुस्से के असरात नुमाया होते देखे। उसने अपने होंठ काटते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। कैसेट धीमी आवाज में बज रहा था। अब दोनों की गुफ्तगू इंतहाई लच्चर अंदाज इख्तियार कर गई थी। ऐसी बातें हो रही थीं जिन्हें ना कलम लिख सकता है और ना ही मैं अपनी जबान से अदा कर सकता हूं। बंद करें इसे। मेरे लिए अब यह टेप नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। नुदरत ने मुझे हाथ के इशारे से सब्र करने का इशारा किया, लिहाजा मैं फिर से कैसेट सुनने लगा। उन दोनों की गुफ्तगू तमाम इखलाकियात को बालाए ताक रख चुकी थी। लफ्ज़ उरियां हो गए थे। उनकी फोहश गुफ्तगू सुनते हुए मेरा जहन भटक रहा था। मैं सोच रहा था कि ये कौन लोग हैं। नुदरत मुझे ये इखलाक सोच टेप क्यों सुनवा रही है। सरवत का इस टेप से क्या ताल्लुक है, ये मेरी समझ में नहीं आया था और न ही मुझे उस टेप का कोई वास्ता नुदरत से दिखाई दे रहा था। फिर नुदरत उस टेप को सुनवाकर मुझसे क्या फ़ायदा हासिल करना चाहती है। अभी मैं इन्हीं ख्यालात में उलझा हुआ था कि अचानक मर्द ने नुदरत का नाम लिया। मैं चौंक पड़ा। वो कह रहा था, अगर इस हालत में नुदरत हमें देख ले तो। अरे किस अहमक का नाम ले लिया। उसका जिक्र करके फजा न खराब करो, औरत की आवाज़ सुनाई दी। तभी नुदरत ने आगे बढ़कर टेप बंद कर दिया और बेड पर औंधे मुंह लेटकर सिसकियां भरने लगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपना रद्द अमल किस तरह जाहिर करूं। मैं उसे किन लफ्ज़ों में तसल्ली दूं, मैं उससे क्या कहूं। 2-3 मिनट तक मैंने उसे रोने दिया कि दिल का गुबार कुछ हल्का हो जाए। फिर मैंने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा और हमदर्दाना लहजे में बोला, नुदरत मुझे इन लोगों के बारे में बताओ, ये कौन लोग हैं। नुदरत ने मेरी बात सुनकर फौरन आंसू पोंछ लिए और उठकर बैठ गई। मैंने पैकेट से सिगरेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। उसने तशक्कुराना अंदाज में मुझे देखा और सिगरेट होंठों में दबा लिया। फिर मैंने जलती हुई तीली उसके सामने की। नुदरत ने सिगरेट सुलगाकर एक गहरा कश लिया और अपनी कमर के पीछे 2 तकिए रखकर नीम तराश हो गई। वो कुछ देर यूं ही छत को घूरती रही, फिर दरवाजे की तरफ नजर डालते हुए बोली, खोल दें अब दरवाज़ा। मैंने खामोशी से उठकर दरवाज़ा खोल दिया, फिर उसके सामने आ बैठा। नुदरत ने धीरे धीरे बड़े ख्वाबनाक अंदाज में कहना शुरू किया, मेरी माँ के इंतकाल के बाद मेरी सौतेली माँ ने मैदान साफ देखकर पुरसे निकालने शुरू कर दिए। सबसे पहले उसने मेरे वालिद को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए नाजायज़ सराय इस्तेमाल करने के लिए उकसाया। मेरे वालिद ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा हलाल की कमाई खाते हुए गुजार दिया था। वो रिश्वत लेने की तरगीब पर भड़क उठे। घर में रोज़ झगड़ा रहने लगा। मेरी सौतेली माँ घर के खर्च के लिए रोज़ पैसे मांगती, जबकि वो पूरी तनख्वाह पहली तारीख को ही उसके हाथ पर रख चुके होते। जब वो डायन 1 हफ्ते में ही तनख्वाह ख़त्म होने का जिक्र करती तो वालिद साहब आग बगोला हो जाते। वो मेरी माँ का हवाला देते कि आखिर वो भी तो चलाती थी घर का खर्च। मेरी माँ का जिक्र सुनते ही क़यामत टूट पड़ती और उस टाइम पर उसके मुंह में जो भी ऑल फोल आता पक जाती। शुरू में तो बात ज़बानी तकरार तक महदूद रही, फिर नौबत मारपीट तक पहुंची। वो डायन मेरे वालिद से बराबर हाथापाई करती। उसे ये भी ख्याल न रहता कि घर में 2 बेटियां सने शऊर को पहुंच रही हैं। बहरहाल मेरे वालिद ने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन रिस्क हलाल के दामन को अपने हाथ से न छोड़ा। मेरे वालिद ने दूसरी शादी करके जो अजाब मोल ले लिया था, उससे बचना अब महाल था। पछताना भी बेकार था। सब्र के सिवा कोई चारा ना था। अव्वल तो वालिद से कभी तन्हाई में बात करने का मौका ना मिलता। वो डायन हर वक्त सर पर सवार रहती थी। कभी मौका भी मिल जाता तो मैं अपने वालिद की आंखों में आंसू देखती, निदामत और पछतावे के आंसू। मैं छोटी होकर उन्हें तसल्ली देती तो वो और फूट पड़ते। रोज़ रोज़ के इन झगड़ों ने उनकी सेहत तबाह करके रख दी थी। मैं उन्हें देखती तो दिल ही दिल में कुड़ती। मेरी अपनी हालत अजीब हो गई थी। पे दर पे महरूमियों ने मेरी शख्सियत में तराड़े डाल दी थीं। मैं अक्सर खालिस जहन रहती थी। कभी जागती आंखों में ख्वाब बसे होते, कभी अनजाने वाहिमों में घिरी कपकपाती रहती। मेरा बचपन और आगाज़ जवानी इन्हीं कांटों भरे रास्तों पर गुजरा। बाज़ वक्त तो अजीब जुनूनी सी कैफियत हो जाती। जी चाहता कपड़े फाड़कर घर से बाहर निकल जाऊं। इस घर में अगर कहीं उम्मीद की किरण मौजूद थी तो वो सरवत थी। सरवत मेरी दिलजोई करती। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आती गई। उसे अपनी सगी माँ से नफ़रत थी और वो नफ़रत करने में हक बजानिब थी। मेरे वालिद से शादी से पहले के जो वाक़यात उसने अपनी माँ के सुनाए थे, वो अच्छे भले आदमी के लिए अजाब से कम ना थे। उस डाइन की अय्याशियों की दास्तान बड़ी तवील थी। मेरे वालिद सीधे साधे थे, उसके जाल में फंस गए। जाल में फंसने के बाद तमाम तर अज़ियतें बर्दाश्त करने के बावजूद उन्होंने आज तक जाल काटने के बारे में न सोचा था।
वैसे शादी के बाद बज़ाहिर कोई स्कैंडल उस डाइन का हमारे सामने नहीं आया, लेकिन सरवत को शुबा ही रहता, क्योंकि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से बाज नहीं आता। आपको सरवत के बारे में बता रही थी कि उस घर में मेरा वाहिद सहारा थी, और इत्तेफाक की बात कि वो आज भी मेरा वाहिद सहारा है। उन दिनों हम एक चारपाई पर लेटे रात गए तक खुसर फुसर करते रहते कि उस डाइन की डांट सुनाई देती, और हम दिल पर पत्थर रखकर खामोशी इख्तियार कर लेते। हम दोनों के दरमियान खुलूस व मोहब्बत देखकर उस डाइन ने कई बार हमें लड़ाना चाहा, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। वक्त तेजी से गुजरता रहा, घर में लड़ाई झगड़ा बदस्तूर जारी रहा। अब वो मेरे वालिद के साथ तौहीन आमेज सलूक करने लगी थी, और मेरे वालिद उसकी नाजेबा हरकतें बड़ी खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर जाते। फिर वो रात आई, वो भयानक रात, जब मेरे वालिद अचानक मुझसे जुदा हो गए। अभी हमें सोए ज़्यादा देर ना हुई थी कि मेरी सौतेली माँ उर्फ डाइन ने मुझे जगाया और वालिद की तबीयत की खराबी की इत्तला दी। शाम तक तो वो बिल्कुल ठीक थे। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी, भागकर दूसरे कमरे में पहुंची तो मेरे वालिद बिस्तर पर निढाल पड़े थे। मैंने सर के नीचे एक और तकिया रखकर गर्दन ऊंची की। वो गुनूदगी के आलम में थे। मैंने उनकी पेशानी पर हाथ रखा। उन्होंने बमुश्किल आंखें खोली और बड़े रिक्कत आमेज लहजे में कहने लगे, नुदरत, मुझे मुआफ़ कर देना। इतना सुनना था कि मेरा कलेजा कट गया। मैंने रोते हुए उनसे कहा, अब्बू, आप नेक और शरीफ आदमी हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, ये सब कुछ तकदीर का किया धरा है। मेरा जवाब सुनकर उन्होंने कोशिश करके एक मर्तबा आंखें खोली, मुझे गौर से देखा, फिर उनकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। अचानक उन्होंने खून की क़ह की। उस क़ह से पहले खून की 2 क़ह और हो चुकी थीं। ये तीसरी क़ह सबसे बड़ी और आखिरी थी। उनकी मौत के सदमे से मैं अपने होश गंवा बैठी थी। जब मैं होश में आई तो मैंने अपना सर किसी की गोद में महसूस किया। आंखें खोली तो सरवत को अपनी तरफ मोहब्बत से देखते हुए पाया। मेरी माँ ने उस डाइन के बारे में कहा था कि ये टोने टोंके वाली औरत है। जब मेरे वालिद का इस तरह अचानक इंतकाल हुआ तो आस पड़ोस के लोगों ने काले जादू का जिक्र किया। खुद सरवत का भी यही ख्याल था कि मेरे वालिद की मौत किसी सिफली अमल के सबब हुई है। मुमकिन है ऐसा ही हुआ हो, लेकिन इस बात को साबित करना आसान ना था। बात आई गई हो गई। वक्त ने मरहम बनकर मेरे वालिद की मौत को जहन से महव कर दिया। वालिद की मौत के बाद उस डाइन का रवैया यकसर बदल गया। वो मेरे साथ अच्छी तरह पेश आने लगी। वालिद की ज़िंदगी में तो वो मुझसे सीधे मुंह बात भी ना करती थी। इस तब्दीली के पीछे क्या राज था, इसका भेद कई साल बाद खुला। अब डाइन का घर में बहुत कम वक्त गुजरता था। मैंने और सरवत ने पढ़ाई के साथ साथ सिलाई का काम भी शुरू कर दिया था, ताकि घर के अखराजात किसी तौर पर पूरे हों। घर चलाने का काम हम दोनों की सुपुर्द था। वो डाइन हमें हर हफ्ते इस मद में कुछ न कुछ रकम भी देती थी। उसकी आमदनी का जरिया क्या था, इसके बारे में हमें सही तौर पर इल्म न था। अब वो बाकायदगी से सुबह घर से निकलती और शाम को लौटती थी। कभी कभी ऐसा होता कि शाम को जाती और रात गए वापस होती। वो कहाँ जाती थी, इसके बारे में उसने हमें खुलकर कभी कुछ नहीं बताया, न ही हमने ज़रूरत समझी थी। एक मर्तबा उसने लाहौर जाने का इरादा किया। हमें उसके लाहौर जाने पर कोई एतराज़ न था, लेकिन उसे फ़िक्र थी कि हम दोनों तन्हा कैसे रहेंगी। हमने उसे यकीन दिलाया कि वो जहाँ जाना चाहती है जाए, हमारी फ़िक्र ना करे। हमें घर में अकेले बिल्कुल डर नहीं लगता। हम दोनों इब्तदा ही से निडर वाक़े हुए थे। आज भी आप देखते हैं कि इस घर में हम दोनों तन्हा ही रहते हैं। खुदा का शुक्र है कि कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई। खैर, वो हमारे मुतमईन करने पर 1 हफ्ते के लिए लाहौर चली गई। वहाँ उसके कुछ करीबी अजीज़ रिश्तेदार थे जिनसे मिलने वो गई थी। 1 हफ्ते के बजाय 10-12 दिन में लाहौर से लौटी। वो खासी खुश थी। इस सफ़र ने उसके चेहरे को भी निखार दिया था। लाहौर से वापसी पर उसने मुझ पर खुसूसी तवज्जो देनी शुरू की। मेरी ज़रा ज़रा बात का ख्याल रखने लगी। मुझे कई कपड़े जोड़े बना कर दिए, कुछ मेकअप का सामान ला कर दिया। मैं बता चुकी हूँ कि वो डाइन निहायत शीरी ज़बान थी। वो आदमी के पेट में घुसकर बैठ जाती थी। अपनी चर्ब ज़बानी और लच्छेदार गुफ्तगू से ऐसा सहर करती कि आदमी यही समझता कि उससे बड़ा खैरखा इस दुनिया में कोई और नहीं। मुझ पर भी उसने लफ्ज़ों का जाल फेंका, ऐसा सहर फूंका कि मैं सब कुछ जानते हुए भी उस पर ईमान ले आई। मैं मैट्रिक का इम्तहान दे चुकी थी और उम्र के उस हिस्से में थी जब आंखों पर रंगीन ऐनक लग जाती है। दुनिया की हर शय रंगीन दिखाई देने लगती है। अब वो डाइन बड़े खुलूस से मेरी शादी का जिक्र करने लगी थी कि अपनी नुदरत के लिए ऐसा लड़का तलाश करूंगी, वैसा लड़का तलाश करूंगी कि मेरी बेटी जिंदगी भर ऐश करेगी।
एक दो बार वो हम दोनों को बाहर सैर कराने और फिल्म दिखाने के लिए भी ले गई। उस डाइन की सगी बेटी सरवत ने मुझे अपनी माँ के इस रवैये की तब्दीली पर चौकन्ना रहने की तलकीन भी की थी, लेकिन मेरी आंखों पर पट्टी बन चुकी थी। मैंने उसकी बात को हंसकर टाल दिया। एक शाम को उसने हम दोनों को तैयार होने के लिए कहा। क्लिफ्टन जाने का प्रोग्राम बना। उस रोज वो कुछ बेचैन सी थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ जाती, दरवाजे से बाहर झांकती और फिर मुस्कुराती हुई वापस आ जाती। उस वक्त मैंने उसकी इस हरकत का कोई नोटिस न लिया था, लेकिन आज मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि वो दरवाजे पर यूं ही नहीं जा रही थी। उसे किसी का इंतजार था। खैर, हम लोग तैयार होकर बाहर निकलने ही वाले थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो डाइन तीर की तरह दरवाजे की तरफ भागी और जब वापस आई तो अकेली ना थी, उसके साथ एक लड़का था। वो उस लड़के को लिए हुए कमरे में चली आई। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और हैरत से आने वाले को देखने लगी। तब उस डाइन ने उस लड़के को अपना कोई दूर का रिश्तेदार बताया और इस तरह जाहिर किया जैसे वो अचानक मिलने आ गया था, हालांकि वो बाकायदा बुलावे पर आया था और इस मुलाकात का भी वक्त तय था। यही लड़का, जिसका नाम शाहिद था, बाद में मेरा शौहर बना और उसी से मुझे ये मालूम हुआ कि वो उस दिन मुझे देखने आया था। ये महज इत्तेफाक ना था। उस दिन वो भी हमारे साथ क्लिफ्टन गया। मुझे शाहिद पहली नज़र में ही अच्छा लगा। जब उस डाइन ने उससे मेरी शादी का जिक्र किया तो मैं इनकार न कर सकी। शर्मा कर गर्दन झुका ली। शायद एक दवासाज कंपनी में सेल्समैन था। उसकी आमदनी खासी अच्छी थी। शक्लो सूरत का अच्छा था, शाइस्ता था। 24-25 साल उम्र होगी उसकी। मेरी सौतेली माँ की उम्र उस वक्त 35 साल थी, लेकिन वो शक्ल से 30 साल की लगती थी। जाज़िब नज़र थी। मेकअप कर लेती तो पुरकशिश दिखाई देती थी। उसका जिस्म खास तौर से बहुत अच्छा था, सांचे में ठला हुआ। वो बुनियादी तौर पर आवारा मिजाज औरत थी। उसने मुझे चारे के तौर पर इस्तेमाल किया, इस महारत से कि मैं उसकी चाल की करत को भी ना पहुंच सकी। मैं अपनी तालीम जारी रखना चाहती थी, लेकिन उस डाइन के आगे मैं ज़्यादा दलाइल ना दे सकी। जल्द ही मैं शाहिद की बीवी बन गई। शाहिद के वालिदैन ना थे, सिर्फ दूर परे के रिश्तेदार थे और उसकी मुलाजमत ऐसी थी कि उसे पूरे पाकिस्तान का दौरा करना पड़ता। उस कंपनी का हेड ऑफिस भी यहीं कराची में था। शादी के बाद उसने कोशिश करके अपनी ड्यूटी हेड ऑफिस में लगवा ली। हम लोगों ने एक फ्लैट ले लिया और यूं हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। शाहिद मेरा बहुत ख्याल रखता था, बल्कि ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखता था। अपने शौहर का ढेर सारा प्यार पाकर कभी कभी मेरे दिल में धुआं सा उठता। मैं अनजाने अंदेशों में खो जाती और खौफजदा होकर सोचने लगती कि ए खुदा, ये सब कुछ आरजी साबित ना हो। मैं तकरीबन रोज़ ही सरवत और अपनी सौतेली माँ से मिलने जाती। कभी वो लोग भी आ जाते। मैंने कितनी बार अपनी सौतेली माँ से कहा कि वो सरवत को लेकर मेरे पास आ जाए, लेकिन उसने मेरे साथ रहने से साफ इनकार कर दिया और इसकी वजह यह बताई कि आज शाहिद जितनी उनकी इज्जत करता है, साथ रहने से वो ख़त्म हो जाएगी। फिर मैंने इसरार करना ही छोड़ दिया, लेकिन सरवत को मैं अपने साथ ले आती थी। वो 8-10 दिन मेरे साथ रहती, फिर अपनी माँ के पास चली जाती। जिंदगी में एक ठहराव सा पैदा हो गया। मैं निहायत मुतमईन और कामरान जिंदगी गुजार रही थी कि जिंदगी के खामोश समंदर में एक तूफान सा उठा और सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। उन दिनों सरवत मेरे पास 8-10 दिन से रह रही थी। शाहिद आजकल रात गए काम से लौटता था। महीने में एक आध हफ्ता ऐसा ज़रूर आता था कि शाहिद को दफ्तर में देर तक काम करना पड़ता। उन दिनों सरवत को अपने पास बुला लेती। मुझे तो अकेले घर में डर नहीं लगता था, लेकिन शाहिद मुझे अकेले घर में तन्हा नहीं छोड़ना चाहता था। लिहाजा जब भी उसका ओवर टाइम लगता, वो सरवत से जाकर कह देता तो वो मेरे पास आ जाती। कभी कभी ये भी होता कि मैं अपनी मर्जी से उसे अपने पास बुला लेती, ताकि उसे ये एहसास ना हो कि आप ही अपने मकसद से ही उसको बुलाती है। सरवत उस दिन मेरे पास ही थी। शाहिद देर से आने वाला था। मेरे अचानक फिल्म देखने का मूड बन गया। साथ ही ये ख्याल आया कि उस टाइम को भी ले लिया जाए, इसलिए कि वो उस फिल्म को देखने का जिक्र कर चुकी थी। मैंने सरवत से कहा कि मैं रक्शे में जाकर उस टाइम को साथ ले आती हूँ, फिर यहाँ से फिल्म देखने चलेंगे। मैं घर से निकलने लगी तो सरवत ने मुझे एक चाबी दी और कहा कि हो सकता है कि अम्मी घर पर ना हो, आस पड़ोस में गई हुई हो। तुम ताला खोलकर घर में बैठ जाना। मुझे इस बात का ख्याल ही ना था कि वो मोहतरमा घर में ज़रा कम ही टिकती हैं। खैर, मैंने चाबी लेकर पर्स में डाल ली और रक्षा पकड़कर वहाँ पहुँची। घर पर ताला पड़ा हुआ था। परेशानी की कोई बात न थी। मैंने आराम से ताला खोला और अंदर घर में चली गई। सहन में पहुंची तो मुझे शुबा हुआ कि घर में कोई मौजूद है।
गुस्लखाने से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई नहा रहा हो। मैंने उस दरवाजे की तरफ नज़र डाली जो गंदी गली में खुलता था। उसे अंदर से बंद पाया। मुझे हैरत हुई कि उस टाइम को बाहर से ताला लगाकर घर में बैठने की ज़रूरत क्यों पेश आई। मैं दबे कदमों से अंदर कमरे में गई। मुझे शरारत भी सूझी। मैंने सोचा, जब ये डाइन नहा कर आएगी तो मैं उसे डराऊंगी। अंदर कमरे में चारपाई पर 4-5 कैसेट इधर उधर पड़े हुए थे। मैंने सोचा कि ये मोहतरमा गाना सुनते सुनते नहाने घुस गई हैं। एक कैसेट टेप रिकॉर्डर में भी लगा हुआ था। मैंने आवाज़ बहुत धीमी करके टेप ऑन कर दिया कि देखूं तो सही कि कौन सा गाना सुना जा रहा था। टेप में से गानों के बजाय मकालमों की आवाज़ें आने लगीं। मैंने टेप रिकॉर्डर से कान लगा दिए। फिर मुझे 2 मिनट ये टेप सुनना तो भर हो गया। मेरा जहन सनसना उठा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कानों में कोई बूंद बूंद तेजाब टपका रहा हो। मेरी आंखों से अब सारी पट्टियां खुल गई थीं। मेरी सौतेली माँ डाइन के रूप में मेरे सामने खड़ी कहकह लगा रही थी। मैंने वो कैसेट टेप से निकालकर अपने पर्स में रख लिया और हारे हुए जुआरी की तरह दरवाजे की तरफ पड़ी। बाहर निकलकर मैंने दरवाजे को फिर से ताला लगाया और तेजी से गली से निकलकर सड़क पर आ गई। रक्शे में बैठी तो मेरी हालत बड़ी अजीब सी थी। मेरी आंखों से आंसू जारी थे। मेरा जी कहकह लगाने को चाह रहा था। शायद मैं उन लम्हों में अपने हवास खो बैठी थी। बड़ी मुश्किल से घर पहुंची। सरवत के दरवाज़ा खोलते ही मैं उससे लिपट गई और बिलक बिलक कर रोने लगी। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को सरवत की गोद में पाया। मुझे फौरन ही अपने अब्बू के इंतकाल का ख्याल आ गया। जब चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो उस घर को देखकर फौरन ही ताज़ा हादिसा जहन पर छा गया। मैंने अपने हवासों को मुज्तमा किया और उसी वक्त मैंने अहद किया कि अब नहीं रोऊंगी और हालात का जान तोड़ मुकाबला करूंगी। फिर मैंने उस कैसेट को अपने टेप में लगाकर पूरा सुना। उस टेप को सुनकर सरवत की बुरी हालत हो गई। वो अपनी माँ की वजह से जैसे खुद को मुजरिम समझने लगी। मैंने उसे समझाया और आइंदा अपने इरादों से उसे आगाह किया। इस घर में मेरा रहना अब महाल था। मैंने तय कर लिया था कि इसी वक्त इस घर को छोड़ दूंगी और जिंदगी भर शाहिद और उस डाइन का चेहरा न देखूंगी। मसला सरवत का था। मैंने उससे कहा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़कर चली जाऊंगी। ये सुनना था कि सरवत मेरे कदमों में गिर पड़ी। वो अपनी माँ के साथ रहने को हरगिज़ तैयार न थी। मैंने उसे भी अपने साथ ले जाने का इरादा कर लिया। हम दोनों ने मिलकर जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा। शाहिद की तरफ से दिए गए कपड़े और जेवरात को हमने हाथ तक न लगाया। उसकी किसी चीज़ को न छुआ। फिर मैंने शाहिद के नाम चंद सतरी खत लिखा कि दुनिया के जलील तरीन इंसान, अगर तुम में ज़रा भी शर्म बाकी हो तो अपनी माँ के बराबर महबूबा को अपने साथ लेकर इस मुल्क से निकल जाओ, ताकि आइंदा मैं तुम लोगों की मनहूस सूरत न देख सकूं। ये ख़त मैंने एस्ट्रे के नीचे मेज़ पर रखा। ये ऐसी जगह थी जहां फौरन ही शाहिद की नज़र पड़ जाती। मैं सब कुछ हार कर एक नए अज़्म के साथ घर से निकली और ताला बंद करके चाबी पड़ोस में दी कि शाहिद आए तो उसे दे दी जाए। मैंने अपनी सारी तवज्जो अपने कैरियर बनाने में सर्व कर दी। सबसे पहले मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की। बैंक में मुलाजमत मिल जाने के बाद बैंक के कई इम्तहान पास किए और इस तरह मैं बैंक अफसर बन गई। ये वही टेप है? मैंने टेप रिकॉर्डर में लगे हुए कैसेट की तरफ इशारा किया जिसे मैं सुन चुका था। जी, नुदरत ने मुख्तसर सा जवाब दिया। सवाल यह है कि दोनों ने इस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू का टेप किस मकसद से भरा था? मैं पूछे बिना न रह सका। मैं नहीं जानती, नुदरत ने अपनी उंगलियां चटखाते हुए कहा। मुमकिन है ये टेप उसी डाइन की फरमाइश पर भरा गया हो। वो तीसरे दर्जे की औरत थी, लेकिन क्यों? तन्हाई काटने के लिए, नुदरत ने ख्याल जाहिर किया। हाँ, ऐसा हो सकता है। मुझे उसके ख्याल से इत्तेफाक कर लेना पड़ा। फिर सुबह तक, यहाँ तक कि मस्जिदों से अजानों की आवाज़ें आने लगीं। हम दोनों बातें करते रहे। उसने उन खबीसों के बारे में बताया कि कोई 6 माह बाद वो लाहौर जाते हुए एक ट्रेन के हादसे में हलाक हो गए। अखबारात में उनकी तस्वीरें छपी थीं। उसकी बातें सुनते सुनते मेरी आंखें नींद से बोझल होने लगीं। मेरी हालत पर रहम खाते हुए बिलाखिर नुदरत ने मुझे सोने की इजाज़त दे दी। मैं उसके बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में आ गया। एक सोफे पर पड़कर नींद की आगोश में चला गया। जब मेरी आंख खुली तो 9 बज रहे थे। मैं उठकर नहाया धोया और नाश्ता करके दफ्तर जाने की तैयारी करने लगा। नुदरत मेरे करीब आई और उसने वो बात की जिसका मतलब बकौल आसिफ शादी की पेशकश था, लेकिन मैंने उसे टाल दिया। उसने मेरी टाई पर से ख्याली गर्द छाड़ते हुए कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस मकान में मुंतकिल हो जाएं? देखें ना, आप वहाँ अकेले रहते हैं। खाने पीने की आपको कितनी दिक्कत होती होगी।
और ये होटलों का खाना तो अच्छे भले आदमी का सत्यानाश कर देता है। आपके यहाँ आ जाने से मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, इस मसले पर गौर करूँगा। ये कहकर मैं उसके घर से निकल आया। मैं 3 दिन तक उसके घर न जा सका। दफ्तर पहुंचते ही मुझे बुखार हो गया था। रात भर जागने का नतीजा तो आना था। नींद का मैं हमेशा से कच्चा हूँ। नींद पूरी ना हो तो नतीजा आसाब शिकनी, सर दर्द और बुखार की सूरत में निकलता था। मैं दफ्तर से छुट्टी लेकर अपने घर चला गया। एक लम्हे को यह ख्याल भी आया कि नुदरत के घर चला जाऊं। फिर ये सोच कर कि उसे खामखा मेरी वजह से जहमत उठानी पड़ेगी, मैं अपने फ्लैट पर चला गया। फिर ऐसा बीमार हुआ कि 3 दिन से पहले अपने घर से न निकल सका। चौथे दिन जब तबीयत ज़रा संभली तो मैंने सीधा नुदरत के घर का रुख किया। सोचा उसके यहाँ से होता हुआ दफ्तर चला जाऊंगा। बीमारी के उन 3 दिनों में वो मुझे बराबर याद आती रही। अब मैंने तय कर लिया था कि उसके घर मुंतकिल हो जाऊंगा, और यही बताने मैं उसके घर पहुंचा था। जब मैं उसके घर के नज़दीक पहुंचा तो मैंने उसके गेट पर रीछ वाले को देखा। ये देखकर मुझे हंसी आ गई। ये नुदरत भी खूब है, रीछ का तमाशा देखने में लगी हुई थी। जब मैंने उसके दरवाजे पर रक्षा रोका तो गेट को बंद पाया। रीछ वाला एक रीछ को लिए गेट के अंदर झांक रहा था। मुझे देखकर उसने सलाम किया। क्या मामला है? क्या बीबी जी ने तुम्हें बुलाया है? मैंने रीछ वाले से पूछा। साहब जी, मैं अपना रीछ लेने आया हूं। क्या मतलब? मैं कल शाम को आया था जी यहाँ। बीबी जी ने रीछ का तमाशा देखा और फिर कहने लगी, इस रीछ को आज मेरे पास छोड़ जाओ, सुबह आकर ले जाना। ओह। फिर रीछ वाला मुझे कुछ और भी बताता रहा, लेकिन मैं कुछ ना सुन पाया। मेरे दिमाग में आंधियां सी चलने लगीं। मैं गेट फलंग कर अंदर पहुंचा। मकान के दोनों दरवाजे अंदर से बंद थे। मैंने दोनों दरवाजों को बुरी तरह पीट डाला। अंदर से कोई जवाब ना आया। इतने में रीछ वाला भी अंदर आ गया था। उसने भी दरवाज़ा बजाया, लेकिन नतीजा कुछ ना निकला। फिर मैं भागकर उस तरफ पहुंचा जहां नुदरत के बेडरूम की खिड़की खुलती थी। वो खिड़की भी अंदर से बंद थी। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ नजर ना आया। खिड़की पर पर्दा पड़ा हुआ था। मैंने इंतजार किए बगैर खिड़की का शीशा तोड़ दिया। पर्दा हटाकर जब मैंने खिड़की का पट खोला तो कोई चीज बड़ी तेजी से उछलकर मेरे ऊपर गिरी। वो रीछ था, जिसे फौरन ही रीछ वाले ने अपने काबू में ले लिया। मैं खिड़की से कूदकर अंदर पहुंचा तो कमरे का मंजर बड़ा इबरतनाक था। कमरे की कोई चीज अपने ठिकाने पर ना थी। पूरा कमरा अफरा तफरी का शिकार था। नुदरत की लाश बेड पर तिरछी पड़ी थी। उसके जिस्म का गोश्त जगह जगह से उधड़ा हुआ था। लाश के बराबर ही एक लंबी सी खाली शहद की शीशी पड़ी थी। सरवत का घर में दूर तक पता न था, और बाद में मालूम हुआ कि उसने उसे शाम ही को खाला के घर छोड़ दिया था। कोई इंटरव्यू लिखते लिखते आज भी जब मुझे नुदरत याद आ जाती है तो उसके हौलनाक अंजाम से मेरा दिल बैठने लगता है। मतजाद ख्यालात जहन में आने लगते हैं। उसकी मौत के बाद अपने फोटोग्राफर इरशाद भाई ने कहा था कि देखा, मैं ना कहता था कि यह लड़की फ्रॉड है, ख्वाहिशों की मारी। आखिर देख लिया उसका अंजाम। लेकिन आसिफ का उसकी मौत के बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ ख्याल था। उसने कहा था कि नुदरत तुमसे मोहब्बत करने लगी थी, वो तुमसे शादी करना चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी जिंदगी के तमाम राज तुम्हारे सामने खोल दिए थे। शादी की वाज़ेह पेशकश के बावजूद जब तुम 3 दिन तक उसके घर ना पहुंचे तो उसने इस बात को अपनी तौहीन समझा, और इंतकामन उसने एक जानवर पर अपना प्यार निछावर कर दिया।